आइए आज हम स्टडी करेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो बोलेंगे फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे आवेश एक जगह हो। तो कुल मिला के अभी हमने दो आवेशों के बीच जो है बल की बात की थी। अब बहुत सारे आवेशों के बीच हम बल की बात करेंगे। तो देखते हैं, कह रहा है दो आवेशों के बीच पारस्परिक वैद्युत बल कूलाम नियम द्वारा प्राप्त होता है। तो अगर दो आवेशों के बीच कोई बल लग रहा है तो उसको कूलाम नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं, अभी पीछे पढ़ चुके हैं। उस स्थिति में किसी आवेश पर आरोपित बल का परिकलन कैसे करें जहां उसके निकट एक आवेश न होकर उसे बहुत से आवेश चारों ओर से घेरे हों। तो कह रहा है दो के बीच तो हम लोग कूलाम बल से समझ लिए, लेकिन अगर बहुत सारे आवेश घेरे हों किसी एक आवेश को तो फिर हम कैसे उसको जो है कैलकुलेट करें। निर्वात में स्थित n स्थिर आवेशों Q1, Q2, Q3 से लेकर के Qn तक के निकाय पर विचार कीजिए। तो निकाय मतलब सिस्टम, यानी इस प्रकार से सजाया गया है कि Q1, Q2, Q3 से लेकर के Qn मतलब अनंत आवेश है, एक तरह से कह सकते हैं। अनंत क्या, Qn संख्या है। अगर अनंत होते तो कुछ इनफाइनाइट का साइन बनाता। तो आवेश रखे हो मतलब बहुत सारे, तो Q1 पर Q2, Q3, Qn के कारण कितना बल लगता है, इसका उत्तर देने के लिए कूलाम नियम पर्याप्त नहीं है। तो ध्यान देना है कि अगर निर्वात में n स्थिर आवेश हो तो इसका उत्तर देने के लिए सिर्फ कूलाम नियम पर्याप्त नहीं है। याद कीजिए, यांत्रिक मूल के बलों का संयोजन सदिश के संयोजन के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा किया जाता है। क्या यही स्थिर वैद्युत बलों के ऊपर भी लागू होता है? तो हम जब वेक्टर पढ़ रहे थे, यानी सदिश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि सदिश जो बल होते हैं उनको जोड़ने के लिए एक समांतर चतुर्भुज का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस समांतर चतुर्भुज नियम के आधार पर हम लगने वाले बलों को कैलकुलेट करते थे। तो ये कह रहा है कि क्या वही चीज यहाँ भी लागू हो जाएगी? तो इसको अब नीचे देखते हैं। तो कह रहा है प्रयोगों द्वारा यह सत्यापित हो चुका है कि किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि सदिश योग का नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हम लोग सदिश वाले चैप्टर में बलों को जोड़ते थे, तो वैद्युत बलों को बिल्कुल उसी प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो एक चीज ध्यान देना है कि जैसे बहुत सारे बल लग रहे हैं तो एक बल दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, और इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब इसको अध्यारोपण के सिद्धांत को थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब एक एक के अपना अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि इस अवधारणा को भली भांति समझने के लिए तीन आवेशों Q1, Q2, Q3 के निकाय, जिसे चित्र 1.8a में दर्शाया गया है, पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1.8a में ये फिगर बनाया गया। इसमें ये केंद्र बिंदु O है। यहाँ पर Q1, Q2, Q3 ये तीन आवेश हैं, और इन तीन आवेशों द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा है, ये Q1 पर,
तो उसके बारे में कह रहा है विचार कीजिए। तो ये कह रहा है किसी एक आवेश जैसे Q1 पर अन्य दो आवेशों Q2 तथा Q3 के कारण बल को इनमें से प्रत्येक आवेश के कारण लगे बलों का सदिश संयोजन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर Q1 पर देखें हम तो Q2 के द्वारा जो बल लगेगा, तो चूंकि प्रतिकर्षण बल लगता है तो Q2 इसको बाहर की ओर ढकेलेगा, तो देखिए इधर को बल लगेगा, और Q1 पर लग रहा है Q2 के कारण, तो जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में लिखते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो Q1 पर लग रहा है Q2 के द्वारा, तो Q1 पर लग रहा है इसलिए 1 को पहले लिखा गया, और Q2 के द्वारा लग रहा है इसलिए 2 को बाद में लिखा गया। तो F12 का मतलब है कि Q1 पर बल लग रहा है Q2 के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, हमने कूलाम नियम में बताया था कि एक सरल रेखा जिससे मिला दिया जाए दो आवेशों को, तो जो सरल रेखा होगी उसी के अनुदिश बल लगता है। तो उसी के अनुदिश ये, इसी सरल रेखा के अनुदिश ये बाहर की ओर बल लगेगा, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये इधर को बल लगाएगा ये। अब अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 Q1 पर भी बाहर को लगाएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण होगा। तो Q1 पर Q3 के कारण तो F13 हो गया। अब एक बल इधर को लग गया, एक बल इधर को लग गया। अब अगर इसका हम रिजल्टेंट यानी परिणामी बल की बात करें तो परिणामी बल इन दोनों के, अगर ये समांतर चतुर्भुज बना दें तो एक इसके समांतर एक वेक्टर यहाँ खींचेंगे, इसके समांतर एक वेक्टर यहाँ खींचेंगे, और जहाँ पर मिलेंगे यहाँ से उन दोनों सिरों, जहाँ पर ये वेक्टर के सिरे मिलेंगे इसको मिला देंगे। तो यही जो F1 होगा इस Q1 पर लगने वाला परिणामी बल होगा, जैसा हम समांतर चतुर्भुज के नियम में पढ़े थे इसके पहले वाले चैप्टर। ये तो कक्षा 12 का है, तो कक्षा 11 में सदिश राशियों के बारे में जो पढ़े थे। इस प्रकार यदि Q2 के कारण Q1 पर बल को F12 द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो F12 को समीकरण 1.3 द्वारा अन्य आवेशों की उपस्थित होते हुए भी इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए F12 को कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, और वेक्टर के लिए एकांक सदिश जो होता है यूनिट वेक्टर R12 लिख देंगे, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार Q3 के कारण Q1 पर लगा कूलाम बल, जिसे F13 द्वारा निर्दिष्ट करते हैं तथा जिसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, F13, क्योंकि 1 पर 3 के द्वारा लग रहा है, तो F13 बराबर 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13, यानी 1 और 3 आवेश के बीच का जो दूरी है वो भी R है, तो R13 हो जाएगा स्क्वायर और R13। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, यह भी Q3 के कारण Q1 पर लगा कूलाम बल ही है, तो यह भी कूलाम बल ही है, जबकि अन्य आवेश Q2 उपस्थित है। तो Q2 उपस्थित है तब भी Q3 अपना काम उसी तरह कर रहा है, और इसी प्रकार Q3 उपस्थित है तो Q2 अपना काम उसी तरह कर रहा है, मतलब एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इस प्रकार Q1 पर दो बलों Q2 तथा Q3 के कारण कुल बल F1 है, कुल बल F1 है। इसका मतलब ये जो परिणामी हम लोग देख रहे हैं, ये परिणामी बल, ये चीज F1 F, इसके कारण लगा बल F13, इसके कारण लगा बल F12, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इधर को जाएगा। जैसा हमने बता दिया कि लिखा कैसे जाता है कि इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ खींच देते हैं,
और इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ खींच देते हैं। जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ से इसको मिला दिया जाता है। तो यही हमारा परिणामी होगा F1, जो इसका परिणामी होगा बल। मतलब कुल मिला के इन दोनों के प्रभाव का जो बल होगा वो इस दिशा में होगा, इस प्रकार जिधर F1 है। तो अब अगर इनका परिणामी बल निकालें तो दोनों को जोड़ देंगे सदिश की तरह। देखिए जोड़ देंगे सदिश की तरह, ध्यान दीजिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। तो यह भी Q3 के कारण Q1 पर लगा कूलाम बल ही है, जबकि अन्य आवेशों Q2 उपस्थित है। इस प्रकार Q1 पर दो आवेशों Q2 तथा Q3 के कारण कुल बल F1 है। तो Q2 और Q3 दोनों बल लगा रहे हैं, तो उसके कारण F1 बल आया है। तो F1 बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों का सदिश योग लिख सकते हैं, F12 प्लस F13। ये Q2 के कारण बल लग रहा है Q1 पर, ये Q3 के कारण बल लग रहा है Q1 पर। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R का F12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R का F13। दोनों को जोड़ दिया गया। वैसे ही चित्र 1.8b में दर्शाए अनुसार 3 से अधिक आवेशों के निकाय के लिए उपरोक्त परिकलन का व्यापीकरण किया जा सकता है। यानी इसको और विशाल रूप में और व्यापक रूप में हम लोग बता सकते हैं कि बहुत सारे बल लग रहे हों तब। तो यहाँ पर देखिए F12 का B, F18 का B जो है 1.8 का, यहाँ पर देखिए ये Q1 है और इस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं। तो इसको हमने एक पॉइंट मानेंगे, उसको ओरिजिन मानना पड़ेगा। यानी XYZ प्लेन जैसे वेक्टर में मानते थे वैसे मानना पड़ेगा, तभी हम दिशा की बात कर पाएंगे, क्योंकि सदिश का मतलब दिशा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वो पॉइंट माना था, इसी तरह एक रेखा खींच करके यहाँ वो पॉइंट माना है, मतलब इसके सापेक्ष हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कई बल लग रहे हैं। ये Q1 है आवेश, इस पर Q3 तक तो यहाँ थे, Q4 Q5 Q3 ये लग रहे हैं, Q3 Q2 और ये Q1 है। तो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस तरह लग रहा है। तो अगर हम बात करें इस Q2 की, तो इसके कारण Q1 Q2 होगा, इसी के समांतर रेखा के समांतर ही बल लगेगा। तो F21 हो गया, F21। तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है कि Q1 पर जो Q2 के कारण लिख रहा है, तो इसके ऊपर वाले जो फिगर है इसमें जो है जैसे 1 पर 2 बल लगा रहा था तो F12 लिखा था, 1 पर 2 के कारण बल लग रहा था। यहाँ पर उसका उल्टा लिखा गया है, 1 पर 2 के कारण लिख रहा है तो F12 लिखना चाहिए, तो इसने F21 लिखा है। इस थोड़ा सा अगर दिखाई न दे रहा हो तो अपनी NCERT के बुक में देखिए, तो ये F21 लिखा है। इसी प्रकार 5 के कारण तो F51 लिखा है, जिसके कारण लग रहा है उसको पहले लिखा है। Q3 के कारण लग रहा है तो F31 लिखा है, Q4 के कारण लग रहा है तो F41 लिखा है। अब इन सब का रिजल्टेंट इसने निकाला है। तो देखिए एक बल ये और एक बल ये, मतलब Q2 और Q3 की तुलना की है। तो Q2 इधर हो गया, Q3 इधर हो गया। तो इन दोनों को इसके पैरेलल ये देखिए एक वेक्टर खींचा है और इसके पैरेलल ये वेक्टर खींचा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर को जाएगा, इस साइड में, यहाँ पर भी मिलान करेंगे। और इसने क्या किया है कि ये Q4 के कारण तो ये देखिए बहुत छोटा लिखा हुआ है, उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा। तो कुल मिला के Q5 के कारण F51 ये है, Q4 के कारण F41 इधर को है। तो इसी तरह इसका भी रिजल्टेंट देखिए निकाल करके इस तरह किया है, यहाँ पर इस तरह बनाया है चतुर्भुज, और पूरे का चतुर्भुज बना करके
ये इस तरह दिखाया है कि पूरे का रिजल्टेंट F1 इधर को जाएगा। तो कुल मिला के जब हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन आएगा तो इसको समझ लेंगे। कई एक साथ लगा दिया है तो अलग अलग चतुर्भुज बनाने में थोड़ी समस्या होगी। कुल मिलाकर इसको वेक्टर की तरह जोड़ देना। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि चित्र जो 1.8 भी है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यानी सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार आवेशों Q1 Q2 Q1 के किसी निकाय में आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगा बल कूलाम नियम द्वारा लगे बल के समान होता है। अर्थात यह अन्य आवेशों Q3 Q4 से लेकर Q1 की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, मतलब दूसरे जो होते हैं उनसे प्रभावित नहीं होता है। आवेश Q1 पर सभी आवेशों द्वारा लगा कुल बल F1 तब F12 F13 से लेकर के F1n का सदिश योग होगा, मतलब जितने भी लगेंगे सबको सदिश की तरह हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से जोड़ दिया। F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट F1n। 1 देखे सब में पहला है तो इसीलिए n में भी 1 पहले लिखा है, क्योंकि 1 तो सब में आ ही रहा है। तो इस प्रकार से 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R का F12 हो जाएगा प्लस Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R का F13 प्लस डॉट डॉट प्लस Q1 Qn हो जाएगा अपान R1n का स्क्वायर R का F1n हो जाएगा। तो ये पूरा कॉमन ले लिया है, देखिए कॉमन लेके पूरा अंदर लिख दिया है। इसमें जैसे था तो Q1 Q2 अपान ये मतलब 1/4πε0 कॉमन ले लेता तो ये अंदर लिखा जाता। तो ये पूरा यहाँ पर कॉमन ले लिया है और कॉमन ले करके पूरा अंदर लिख दिया है। तो ये हो जाएगा Q1/4πε0। अब इस पूरे को समेशन करके लिखा है तो ये सिग्मा का चिन्ह बना देंगे और ये n ऊपर हो जाएगा, I = 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये R² 1i हो जाएगा और ये ऊपर QI हो जाएगा, R कैप 1i हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए समझना है कि जैसे 1 से शुरुआत है तो 2 लिखा गया है यहाँ, I = 2 और ऊपर n जहाँ तक जाएगा तो Q1/4πε0 लिखा गया है। इसमें Q1 मतलब जिस चार्ज पर बल लग रहा है उसको लिखा गया है अपान 4πε0। तो इसको समझना है कि लिखा कैसे गया है। तो जिस पर बल लग रहा है वो चार्ज अपान 4πε0, फिर ये सिग्मा का चिन्ह, जिस पर बल लग रहा है और जितने बल लग रहे हैं तो दूसरे वाले से शुरुआत करेंगे। तो I = 2 दे के लिखा है और n तक है और R 1i, यानी अब I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो 1i, जैसे 1 2 था तो 1 2 लिखते थे, तो 1i और ये ऊपर QI हो जाएगा, QI अपान R 1i का स्क्वायर R कैप 1i हो जाएगा। अब ये चीज़ समझने के लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो कह रहा है सदिशों के संयोजन की सामान्य विधि समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा सदिश योग प्राप्त किया जाता है। वास्तव में मूल रूप से समस्त स्थिर वैद्युतिकी कूलाम नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत का एक परिणाम है। तो सुपरपोजिशन का लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलाम लॉ, इसी पर पूरी स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थमी हुई है, यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग सारी बातों को समझेंगे। कह रहा है कि 1.6 कुछ उदाहरण है। कह रहा है 3 आवेशों Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है, मतलब सब Q के ही बराबर है, कोई अंतर नहीं, तथा यल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। अंग्रेजी में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं।
कह रहा है त्रिभुज के केंद्र पर चित्र 1.9 में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो Q का सजातीय पर कितना परिणामी बल लग रहा है। कितना परिणामी बल लग रहा है ये जो केंद्र में रखा गया है, मतलब सारी जहां पर इसकी वो काटती हैं, ये मतलब इसकी मध्य भुजा इसको काटती है, जहां पर मध्यमा इसको कहते हैं हिंदी में, मीडियन कह सकते हैं। तो जहां पर काटती है तो यहाँ पर एक पॉइंट प्रेक्षण चार्ज कह सकते हैं, कैपिटल Q रख दिया गया है। तो कहला इस पर परिणामी कितना बल लगेगा। तो देखिए जैसा कि चित्र से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चार्ज रखा है, तो अगर ये Q1 बराबर Q सब Q है मतलब बराबर है, तो इसके कारण अगर देखा जाए तो चूंकि ये भी धन है ये भी धन है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसके कारण इधर को बल लगेगा। उसी समांतर रेखा जो मिला रहे हैं उसी के अनुदिश बल लगता है, कूलाम ने बताया है। तो इधर को लगेगा इसी रेखा के अनुदिश, तो ये F1 हो गया। अब ये Q2 चार्ज है, तो इसी रेखा के अनुदिश बाहर की ओर बल लगेगा, तो ये F2 हो गया। ये Q3 है, तो इसी रेखा के अनुदिश बाहर की ओर बल लगेगा, तो ये F3 हो गया। अब ये 3 बल हो गए, देखिए F1 F2 F3 3 बल हो गए। अब ये 3 बलों में क्या होगा कि जो हमारा ये त्रिभुज होता है उसकी सारी जो कोण होते हैं सारे, उनका योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब समांतर समबाहु त्रिभुज इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो सारे कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। अब सेंटर में अगर हम बात करें तो सेंटर में ये पूरा गोला बन सकता है, तो गोले में 360 डिग्री का कोण होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि अगर सारे एंगल को हम मिला दें तो एक गोला बन जाएगा। इस प्रकार से देखिए सारे एंगल जब मिल जाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। तो ये इतना एंगल, ये इतना एंगल और ये इतना एंगल सब 120 120 हो जाएंगे। गोला कह रहे हैं गलती से, सर्किल कहें, वृत्त। तो वृत्त जो है बन जाएगा, तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये एंगल हो जाएंगे। और 120 डिग्री में अगर बराबर बल लगते हैं तो उनका परिणाम ही दोनों के में से किसी एक का होता है। अब दोनों बराबर है तो उसका परिणाम ही किसी एक के बराबर होता है। तो इन दोनों के अगर हम बीच बात करें तो इसका इन दोनों का परिणाम इधर को जाएगा और ये बराबर होगा, यानी F ही होगा, और ये भी F है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि इसके कारण इधर को लग रहा है, इन दोनों के परिणाम इधर को जा रहा है और दोनों ये बराबर है, तो ये अपनी ओर खींचेगा बराबर, ये अपनी ओर खींचेगा बराबर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जोड़ेंगे अगर तो सदिश को जोड़ने में दिशा विपरीत होती है तो माइनस चिन्ह लगता है, तो ऋण चिन्ह लगेगा तो F1 माइनस F2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे, यानी इस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए बता रहा है, अब देखिए सॉल्व किया है तो सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या आएगी, इसको समझना भी पड़ेगा। तो कह रहा है दिए गए यल भुजा के समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में यदि एक भुजा BC पर AD लंब खींचे तो, अब BC पर AD लंब खींचा जा रहा है, इसको थोड़ा अंग्रेजी वाला कर ले रहे हैं। तो BC पर ये AD लंब खींचा जा रहा है। जैसी बात है कोण 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री कोण पर अगर किसी रेखा को कोई काटता है तो उसको लंब या अभिलंब बोलते हैं। तो ये इस पर लंब हो जाएगा। इसी प्रकार ये इस पर लंब हो जाएगा, इसको पूरा खींचना तो इस पर लंब हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री कोण है। तो वही कह रहा है कि लंब अगर खींच दें तो क्या होगा, AD बराबर AC cos 30 डिग्री हो जाएगा। AD बराबर AC cos 30 डिग्री, इसको देख लेते हैं। AD बराबर, अब इसको रुक जाइए,
तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि ये एंगल है, ये वाला ADC, और ये Q1 है, तो इसके कारण ये बल इधर को लग रहा है F1, तो ये इस एंगल की हम बात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण बराबर होंगे, और त्रिभुज के सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। तो ये पूरा 60 डिग्री है, तो इसका आधा ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इस कोण की बात करें, तो इस कोण की अगर बात करें तो अगर कास थीटा के फॉर्म में लिखें तो लाल बटे कक्का याद कर लीजिए। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार। तो अब कास की बात आ रही है तो 30 डिग्री का कोण है तो कास 30 लिख दिया हमने। आधार बटे कर्ण है, तो ये अगर एंगल है तो इस कोण के साथ लगी भुजा जो छोटी होती है वो आधार होती है। ये बड़ी है, देखिए ये छोटी है, जो कोण से लगी हुई दो भुजा है, ये है ये बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटी भुजा आधार होती है। तो AD भुजा हमारी आधार हो गई, अपान आधार बटे कर्ण होता है, और बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो AC हमारी कर्ण हो गई। तो AD अपान AC लिखा है, क्योंकि कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, और कास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और जो बची भुजा होती है वो लंब हो जाती है, तो ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी। तो इस प्रकार से AD इक्वल टू AC कास 30 डिग्री लिखा गया है। अब देखिए, तो ये AD बराबर AC कास 30 डिग्री हो गया। अब AC और ये कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और AC की लंबाई L है, ये लिखा गया है सब में कि भुजाएं सब L हैं। देखिए, तो AC की जगह L लिख दिया, कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको रख दिया। तथा A से केंद्रक की दूरी AD बराबर, अब A से केंद्रक की दूरी, अब ये जो A है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, A से यहाँ तक की दूरी, तो देखिए सब मध्यमा है, यानी ये मध्य रेखा को काट रही है अगले, ये भी मध्य को काटेगी, ये भी मध्य को काटेगी। तो जिस पॉइंट पर मिलता है अगर उसको मिला दिया जाए समबाहु त्रिभुज में, तो वो दूरी पूरी दूरी की 2/3 होती है। वो दूरी पूरी दूरी की 2/3 होती है किसी एक भुजा की लंबाई की 2/3 होती है। तो इसीलिए AD बराबर 2/3 AD लिख दिया। L तथा A से केंद्रक की दूरी, AD बराबर, A से केंद्रक की दूरी AO होना चाहिए। A से केंद्रक की दूरी AO, थोड़ा गलत लिखा है, AO बराबर 2/3 AD होना चाहिए। इसको इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वाली बुक में सही लिखा है कि डिस्टेंस AO ऑफ द सेंट्रॉइड O फ्रॉम A इज 2/3 AD। तो यह हिंदी वाले में थोड़ा गलत लिख गया है। A से केंद्रक की दूरी AO होना चाहिए, यहाँ पर AO काट के कर लीजिए, AO ये होना चाहिए था, तब सही हो जाएगा। इस दूरी की बात कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 2/3 होती है किसी भी समबाहु त्रिभुज में, इसको याद रखना। तो ये AD हो गया, तो आ गया 1/√3 L। जब AD की जगह 2/3, AO की जगह 2/3 AD होगा, तो यहाँ पर AD की वैल्यू जब रख देंगे AO अपान ये नीचे जाएगा तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पर AD की जगह। तो जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/√3 L।
अब सममित से AO बराबर BO बराबर CO। अब चूंकि सममित है यानी सिमेट्री है, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो जितना AO होगी उतनी ही BO होगी, उतनी ही CO होगी। तो बार बार अब उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कहने का मतलब। तो AO बराबर BO बराबर CO हो जाएगा। तो इस प्रकार उसी प्रकार से निकाल लिया कि ये परिस्थित आवेश Q के कारण कैपिटल Q पर बल, तो वही है, दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। वैसे जैसे कूलाम बल निकालते थे वैसे कूलाम का नियम लगा देना। तो यहाँ पर देखिए F1 इक्वल टू हो गया 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q अपान L स्क्वायर AO। ये AO हो गया एक एक परिस्थित आवेश के कारण। यहाँ पर देखिए जो AO दूरी आई है वो 1/√3L है, तो उसमें L स्क्वायर है तो ये √3 ऊपर जाएगा और स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए यहाँ से हटा के डायरेक्ट ऊपर 3 लिख दिया। तो F1 बराबर 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q स्मॉल Q बाई L स्क्वायर, ये AO के अनुदिश हो जाएगा। इसी प्रकार B पर स्थित स्मॉल Q के कारण कैपिटल Q पर बल F2 बराबर 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q अपान L स्क्वायर, ये BO के अनुदिश हो जाएगा। ये BO के अनुदिश देखिए F2, ये CO के अनुदिश F3, ये कैपिटल Q यहाँ रखा गया। तो इस प्रकार से अब C पर स्थित आवेश स्मॉल Q के कारण कैपिटल Q पर बल F3 बराबर 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान L स्क्वायर, ये CO के अनुदिश हो जाएगा। अब बलों F2 तथा F3 का परिणामी समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q स्मॉल Q अपान L स्क्वायर AO के अनुदिश है। अभी हमने आपको बताया कि दो बल अगर 120 डिग्री के कोण पर लग जाते हैं तो उनका परिणामी दोनों के बीच से जाता है, यानी 120 डिग्री एंगल है तो बीचों बीच जाएगा, तो दो भाग बटेंगे 60 डिग्री एंगल के, और परिणामी भी दोनों में से किसी एक के बराबर होता है। तो इसलिए कह रहा है कि F2 और F3 का परिणामी देखिए वही आ गया, इनमें से किसी एक के बराबर देखिए जो लिखा गया वही ये भी है, तो ये AO के अनुदिश होगा। इसलिए Q पर कुल बल कितना हो जाएगा। अब कुल बल की अगर बात करें तो इन दोनों का परिणामी ये इधर को हो गया और इसका परिणामी इधर को हो गया, तो ये दोनों अब मेन बल बचे, क्योंकि इन दोनों का परिणामी तो इधर हो गया ना। तो मेन बल जब बचे तो अब इनका अगर सदिश योग कर दें तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसलिए Q पर कुल बल तो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q अपान L स्क्वायर ब्रैकेट में R कैप माइनस R कैप, क्योंकि दोनों का वेक्टर सदिश समान ही होगा, क्योंकि दोनों का पूरा सब कुछ ही तो समान है। तो अब R कैप माइनस R कैप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ R कैप AO के अनुदिश एकांक सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर है। सममित द्वारा भी यह स्पष्ट है कि इन तीनों बलों का योग शून्य होगा। अगर सिमेट्री का प्रयोग करें तो भी पता चलेगा कि तीनों का बल शून्य होगा। मान लीजिए परिणामी बल शून्येतर था परंतु किसी दिशा में था। विचार कीजिए कि क्या हुआ होता यदि इस निकाय को O के गिर्द परितः 60 डिग्री पर घूर्णन कराया जाता। शून्येतर का मतलब नॉन जीरो होता, तो जाहिर सी बात है घूर्णन कराया जाता 60 डिग्री के कोण पर। अगर बल जीरो नहीं होता, कुछ बल होता तो घूर्णन होता, तो बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता, सीधी सी बात। अब क्वेश्चन नंबर 1.7 आ जाते हैं, तब लेक्चर लंबा हो जाएगा। इस 1.7 क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।